हेलो बच्चों, आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारा नया चैप्टर है जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 से और संख्या पद्धति। आइए हम लोग सबसे पहले जो इससे संबंधित जानकारी है, परिचय जिसके बारे में कहते हैं कि परिचय इसका पहले कर लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है, उसके बारे में जल्दी से पहले परिचय कर लेते हैं और फिर इससे संबंधित हम फार्मूलों को इससे संबंधित फिर हम प्रश्नों को समझेंगे जो हमारे एनसीईआरटी प्रश्न। तो कुछ हमने अभी सूत्र लिखा है, कुछ हम इनको साथ में लिखते हुए चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि आप पीछे की जानकारी को जो कक्षा 9 में उनको आप सही से देख सकते। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आपको पता होगा, 1 से लेकर के हमारी आगे जो गिनने में प्रयोग में की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट 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 करके। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। जैसे 0 1 2 3, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इसमें अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे तो 2 होती है। और अगर आपसे पूछे कि 0 कैसी संख्या तो 0 हमारे पास पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अच्छा, तीसरे के बारे में समझते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। पूर्णांक तो पूर्णांक हमारे होते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके हमारी संख्या होती है। और ऐसे इसी तरह -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 करके ये होती है। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम प्लस से दर्शा सकते हैं और कुछ संख्या ऐसी हैं जो उनको हम माइनस से दर्शा सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। और ये सभी संख्या हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने में देखते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारी कुछ संख्या है जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। अच्छा, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाज्य हो। ठीक, तो जो 2 से विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कौन कौन सी हो सकती है, तो जैसे हम कह सकते हैं 2 हो सकती है। सबसे पहले हम 0 की बात करते हैं, 0 भी सम संख्या है। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। ऐसे करके सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या होगी। तो 2 यानी 0 भी हमारी 2 से विभाजित हो सकती है, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या को देखिए, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाज्य न हो। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसी संख्या हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब हम बढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि वह संख्या जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य हो, किसी भी संख्या से क्या हो, विभाज्य। तो हम ऐसी संख्या क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। अब जैसे कौन कौन सी होती है भाज्य संख्या, तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि 4 हो गई, फिर इसके बाद 6 हो गई, फिर इसके बाद 8 हो गई, और इसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि 9 हो गई, इसके बाद फिर हम कह सकते हैं 10 हो गई, 12 हो गई, इसके बाद हम कह सकते हैं 14 हो गई, इसके बाद हम कह सकते हैं 15 हो गई। ऐसी संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या। अगर आपसे इसमें पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन होगी, 4। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारी कोई भी हो सकती है भाई। अब अनंत तक है तो कोई भी हो सकती है, तो यहां हो सकता है कोई भी
संख्या, या हम कह सकते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो अगर आपसे पूछे कौन हो सकती है? 4। और अगर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे, विषम भाज्य संख्या आपसे पूछे, तो भाज्य संख्या होगी आपकी 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारे पास कौन है? 9। अब हम चलते हैं अगले फार्मूले के बारे में जिनमें आप जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभाज्य संख्या आएगी। कौन आएगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन हो सकती है? तो वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं संख्या से विभाजित हो। स्वयं संख्या से विभाज्य। तो अब स्वयं संख्या से कौन कौन सी विभाजित होंगी? तो जैसे आप लिख सकते हैं कौन कौन सी हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, ऐसे करके। यानी वह संख्या जो किसी अन्य दूसरे के पहाड़े से या दूसरे की संख्या से विभाजित ना हो, जो स्वयं के पहाड़े में ही आती हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं 2 किसी से अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, 3 किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो ऐसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। अगर आपसे इसमें पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे, अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछे, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप बताइएगा कौन है? 2 है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी के बारे में पूछे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, क्या शर्त है? अगर ये संख्याएं आपकी फिक्स हैं, जैसे मान लो अगर हमसे पूछा गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो वो फिक्स है 100 तक, तो उसमें हो सकती है। लेकिन अगर फिक्स ही नहीं है, अनंत तक है, तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो कौन है? 2 है। और अगर आपसे विषम के लिए पूछे तो यही चीज आप लिखिएगा विषम के लिए। तो विषम के लिए क्या हो सकती है? तो विषम के लिए हमारी हो सकती है 3। तो ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारे चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण दिया है, और जोड़ घटाना, मतलब परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ते हैं और परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं, तो कैसा उनमें संबंध बनता है। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाना है यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में, क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या को सही से समझ लेंगे तो आने वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, इन चीजों को हमें समझना है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या आपको एक नॉर्मल परिभाषा लिखा है जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में होगा कि इनकी परिभाषा काफी चेंज होगी, तो आप जो जैसी परिभाषा होगी, जैसे आप उनको समझ सकते हो वैसे आप उनको याद करिएगा। ठीक है, तो हम इनको अपने स्तर से इनकी परिभाषा लिखा रहे हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम ये बोल सकते हैं, अर्थात P/Q, और जहां Q डज नॉट 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अर्थात P हमारा अंश हुआ और Q हमारा क्या हुआ? हर हुआ। तो एग्जाम्पल में जैसे आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप 0 को लिख सकते हो। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो 0 के नीचे हम एक हर लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या के रूप में बन जाएगी अंश बटे हर के रूप में। इसके बाद हम ये कह सकते हैं 1/2 बिल्कुल हो सकती है, -3/2 बिल्कुल हो सकती है, 0.76 ये भी हो सकती है,
और हम ये कह सकते हैं 0.7777 ऐसी संख्या, या हम कह सकते हैं 0.7 बार ऐसी संख्याओं को भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जो दशमलव के फॉर्म में हो, अर्थात कहने का मतलब शांत दशमलव के फॉर्म में हो, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अशांत परिमेय संख्याओं को भी लिखा जा सकता है, लेकिन उनकी संख्याओं को हम ये कह सकें कि एक ही तरीके से रिपीट होती हो, जैसे 7 करके ऐसे हो। तो क्या शांत अशांत को दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या हो जिनमें हम रिपीटेशन देखते हो समान संख्याओं का, तब हम उनको लिख सकते हैं। और भी संख्या हो सकती है जिनको आप देख सकते हैं कि हाँ वो संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। आपको ये देखना है कि अंश बटे हर रूप में। हाँ, एक चीज ये भी देखिए कि अगर हमारी ये करणी के रूप में है, जिन्हें हम कह सकते हैं √25, अगर दी गई संख्या वर्गमूल से बाहर निकल रही है तो वो संख्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि √25 है। अब √25 का वर्गमूल कितना होता है, ये कह सकते हैं कि 5 होता है। अगर हम यहाँ पर इस संख्या को लिख दें 125, तो क्या ये किसी का वर्गमूल है, तो आप ये कहोगे कि नहीं है। और अगर इसी जगह पर अगर हम लिखते हैं कि √225, तो 225 किसका वर्गमूल है, तो हम ये कहेंगे कि 15 का वर्गमूल है। तो 15 है तो उसको 15/1 लिख सकते हैं। परंतु ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, तो उन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देना कि अगर हमारे पास ऐसी भी संख्या आती है, अर्थात अंडर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर लिखी हुई आती है, और उनका अगर वर्गमूल संख्याओं पर निकल रहा है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर नहीं निकल रहा है तो उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिख सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थात p/q और जहां q बराबर 0, कहने का मतलब यहाँ पर q बराबर 0 हो सकता है, तो ऐसी संख्याओं को हम ये कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या। तो जैसे अगर आप इनको बोलोगे तो यहाँ हम लिख लिए हैं 1। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसमें अंतर क्या है, तो अगर हम इसको 1/0 लिखते तो ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय, क्योंकि 0 की संख्या में वो 0 को अगर किसी संख्या से भाग दिलाते हैं तो वह संख्या एक अपरिभाषित रूप में आती है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, और क्या हो सकती है, तो और आप इसके बारे में जानते हो कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पाई। तो पाई की वैल्यू अगर साधारण सामान्य रूप में देखिए तो 22/7 होती है विध रूप में, लेकिन अगर उसका मान निकालें तो 3.14 के रूप में आएगी, तो इसलिए उस आधार पर इसको हम मानते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, और क्या हो सकती है, और भी संख्या अगर कर्ण के अंदर है, जैसे आपको हमने बताया था कि अगर यहाँ कर्ण के में है, अगर उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो वो परिमेय संख्या के रूप में कहलाएगी। अगर वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं कहलाएगी। तो जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, और भी संख्याएं अगर ये संख्या 0, 2, 00, 000 और ये 4 ऐसे करके अगर संख्या हमारी आती है, आपने इसमें और इसमें अंतर देखिए, ये संख्या एक जैसे ही रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या 2 के बाद 1 0, 2 के बाद 00, 2 के बाद 000 ऐसी संख्या रिपीट हो रही है, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये हमारी कुछ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में परिभाषित थी, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ परिमेय तथा अपरिमेय संख्या भी संबंध समझ लेते हैं। अब ये संबंध कैसे हो सकते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना और उनका भाग कराना, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अब कैसे आएंगी संख्या, कैसे पहचानेंगे ये संख्या अपरिमेय होगी, तो जैसे कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का क्या होना चाहिए, जोड़, तो सदैव कैसे कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। और अगर किसी की संख्या के साथ घटाना हो तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और अगर किसी संख्या के साथ गुणा करके आती है, जैसे 4√2 ऐसे ही लिख करके आए, तो वो भी संख्या क्या होती है, अपरिमेय। और ये किसी के साथ भाग करके आए, जैसे 2√5, ऐसी संख्या हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या। आई होप आप इन सभी फार्मूलों को सही से समझा होगा और आपको याद आया होगा, जैसे हमने कक्षा 8 में पढ़ा है, उन चीजों को हमने आपको यहाँ रिपीट कराया है ताकि आप उनको भूलें नहीं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति वो इसी पर आधारित है। आइए हम लोग चलते हैं अब अपने अध्याय जो हमारा चैप्टर 1 है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, पहले उनको समझ लेते हैं और फिर हम
उन्हीं प्रश्नावली पर आधारित सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें हमारा प्रश्न पहला बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए इनको हल करते हैं। तो आपको बताया अभी कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और अगर है तो इसे आप p बटे q के रूप में लिख के दिखाइए। तो p बटे q के रूप में लिखने के लिए हम इसको कह सकते हैं 0/1। बस ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ पर आपसे साफ साफ बोला था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको p बटे q के रूप में लिखने के लिए 0/ हम क्या लिखेंगे 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनके बारे में आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो इनको क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना हमारी जो 3 और 4 के बीच चाहिए। जब जैसे अगर हम किसी रेखा पर देखें तो यहाँ पर हमारे 3 होगी और यहाँ पर क्या होगी 4। तो इन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, इनके बारे में बताना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इनको आप लिखिएगा कि माना पहली परिमेय संख्या क्या है? तो पहली परिमेय संख्या हमारे पास 3 और अंतिम परिमेय संख्या क्या आपके पास? तो अंतिम परिमेय संख्या क्या है? अंतिम परिमेय संख्या आपके पास क्या है? तो अंतिम परिमेय संख्या हमारे पास क्या है 4। अच्छा ये जो 6 दिया है ये क्या है? ये हमारे पास n दिया है। n की वैल्यू कितनी है 6। अगर आपको इनकी बीज संख्या निकालनी है तो हम n में एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 6 में भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो n + 1 बराबर क्या होता है 6 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। अब इनके बीच हमें निकालना है तो जो पहली परिमेय संख्या है वो क्या आ जाएगी, अर्थात कहने का मतलब हमारी जो पहली परिमेय संख्या है वो क्या आ जाएगी, पहली परिमेय संख्या के बाद जो है तो वो क्या आ जाएगी। अगर हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो नई परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, नई परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, नई परिमेय संख्या हमारे पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इस 3 में हम इस 7 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 21/7। और इसके पहले वाली जो परिमेय संख्या है यानी अगली परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, अगली परिमेय संख्या क्या आ जाएगी। तो अगली परिमेय संख्या जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी इस 4 में हम 7 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो कितनी आ जाएगी, हम ये कह सकते हैं 28/7। या फिर आप इन्हीं को कह सकते हो कि हमारी जो पहली परिमेय संख्या है उसी को बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो अंतिम परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि पहली परिमेय संख्या और अंतिम परिमेय संख्या। तो इनके बीच हमें कितनी चाहिए 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो 6 परिमेय संख्या हमारे पास हो सकती है। इनके बीच कौन कौन होगी, तो 21 के बाद हमारे पास कौन आ जाएगी 22/7, 23/7, 24/7 और फिर 25/7 और फिर 26/7 और फिर हमारे पास 27/7। ये हमारी कौन संख्या हो गई, जो 6 परिमेय संख्या है इनके बीच 3 और 4 के बीच ये हो सकती है। याद रखिएगा इनके बीच हो तो इनका मान इनसे छोटा होगा, तभी हम कह सकते हैं कि इनके बीच हमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। अच्छा इसको हल करने के एक नए तरीके और कह सकते हैं कि इसको मान सकते हैं कि माना x बराबर कुछ लोग मान लेते हैं 3/5 और इसको मान लेते हैं y बराबर हम कह सकते हैं कि 4/5। ठीक है, और इसको मान लेते हैं n बराबर क्या है 5। और अगर हमें n में एक जोड़ देना है तो हम अगली वाली संख्या में एक भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब हमारे पास जो पहली परिमेय संख्या वो कितनी हो जाएगी, तो पहली परिमेय संख्या वो कितनी हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हम ये कह सकते हैं पहली परिमेय संख्या हमारे पास आ जाएगी 3/5 में हम 6 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगी 18/30। ठीक है, और अगर हम अंतिम परिमेय संख्या की बात करते हैं कि अंतिम परिमेय संख्या कितनी होगी, तो अंतिम परिमेय संख्या के बारे में बोलेंगे तो अंतिम परिमेय संख्या हमारे पास हो जाएगी 4/5 में 6 का अंश और हर में गुणा करा देंगे तो 24/30
निकालने के लिए क्या हो जाएगी, तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए 18 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि वो पहली थी, इसके बाद वाली कितनी हो जाएगी 19/30, फिर 20/30 और फिर हम कह सकते हैं 21/30 और फिर हम कह सकते हैं 22/30 और फिर हम कह सकते हैं 23/30। ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई जो इनके बीच में। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और अगले सेशन में जो इससे संबंधित और भी उदाहरण है और भी सवाल हो सकते हैं उसको अगले सेशन में कवर कर लेंगे। इस प्रश्नावली के लिए केवल 2 ही सेशन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। थैंक यू।